सामाजिक विज्ञान की क्लास में आपका स्वागत है। यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति, अभी यही चैप्टर चल रहा है इतिहास की किताब से। आज इसमें समझें अर्थव्यवस्था और समाज। 20वीं सदी की शुरुआत में रूस की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा खेतीबाड़ी से जुड़ा हुआ था। रूसी साम्राज्य की लगभग 85% जनता आजीविका के लिए खेती पर ही निर्भर थी। यूरोप के किसी भी देश में खेती पर आश्रित जनता का प्रतिशत इतना नहीं था जितना कि यहाँ रूस में था। उदाहरण के तौर पर फ्रांस और जर्मनी में खेती पर निर्भर आबादी 40 से 50% से ज़्यादा नहीं थी, जबकि रूस में अभी 85% थी। रूसी साम्राज्य के किसान अपनी ज़रूरतों के साथ साथ बाज़ार के लिए भी पैदावार करते थे। रूस अनाज का एक बड़ा निर्यातक था। उद्योग बहुत कम थे। सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को प्रमुख औद्योगिक इलाके थे। हालांकि ज़्यादातर उत्पादन कारीगर ही करते थे, लेकिन कारीगरों की वर्कशॉपों के साथ साथ बड़े बड़े कल कारखाने भी मौजूद थे। बहुत सारे कारखाने 1890 के दशक में चालू हुए थे, जब रूस के रेल नेटवर्क को फैलाया जा रहा था। उसी समय रूसी उद्योगों में विदेशी निवेश भी तेज़ी से बढ़ा था, यानी दूसरे देशों ने भी निवेश किया था। इन कारकों के चलते कुछ ही सालों में रूस के कोयला उत्पादन में 2 गुना और स्टील उत्पादन में 4 गुना वृद्धि हुई थी। सन 1900 तक कुछ इलाकों में तो कारीगरों और कारखाना मजदूरों की संख्या लगभग बराबर हो चुकी थी। ज़्यादातर कारखाने उद्योगपतियों की निजी संपत्ति थे, यानी जो जहाँ माल उत्पादन होता था वो कारखाने ज़्यादातर निजी संपत्ति थे उद्योगपतियों की। मजदूरों को न्यूनतम वेतन मिलता रहे और काम की पाली के घंटे निश्चित हों, इस बात का ध्यान रखने के लिए सरकारी विभाग बड़ी फैक्ट्रियों पर नज़र रखते थे। लेकिन फैक्ट्री इंस्पेक्टर भी नियमों के उल्लंघन को रोक पाने में नाकामयाब थे, यानी जो उद्योगपति थे वो मनमानी किया करते थे। कारीगरों की इकाइयों और वर्कशॉपों में काम की पाली प्रायः 15 घंटे तक खिंच जाती थी। समझ लीजिए आप 15 घंटे काम करते थे, जबकि कारखानों में मजदूर आमतौर पर 10 से 12 घंटे की पालियों में काम करते थे। मजदूरों के रहने के लिए भी कमरे से लेकर के डॉर्मिटरी तथा तरह तरह की व्यवस्था मौजूद थी। सामाजिक स्तर पर मजदूर बटे हुए थे, यानी समाज में मजदूर बटे हुए थे। कुछ मजदूर अपने मूल गांव के साथ अभी भी गहरे संबंध बनाए हुए थे, यानी गांव से आने वाले मजदूर अभी भी गांव से संबंध बनाए हुए थे। बहुत सारे मजदूर स्थायी रूप से शहरों में ही बस चुके थे। उनके बीच योग्यता और दक्षता के स्तर पर भी काफ़ी फर्क था। सेंट पीटर्सबर्ग के एक धातु मजदूर ने कहा था, धातु कर्मी मजदूरों में खुद को साहब मानते थे। धातु कर्मी मजदूरों में, यानी और मजदूर भी थे, तो ये धातु कर्मी अपने आप को साहब मानते थे। उनके काम में ज़्यादा प्रशिक्षण और निपुणता की ज़रूरत जो रहती थी, यानी वो काम योग्यता का था, इसलिए वो अपने को निपुण होने की वजह से वो साहब मानते थे। 1914 में फैक्ट्री मजदूरों में औरतों की संख्या 31% थी, लेकिन उन्हें पुरुष मजदूरों के मुकाबले कम वेतन मिलता था। मर्दों की तनख्वाह के मुकाबले आधे से 3/4 तक महिलाओं को मतलब मजदूरी मिलती थी। मजदूरों के बीच मौजूद फासला उनके पहनावे और व्यवहार में भी साफ दिखाई देता था। यद्यपि कुछ मजदूरों ने बेरोजगारी या आर्थिक संकट के समय एक दूसरे की मदद करने के लिए संगठन बना लिए थे, लेकिन ऐसे संगठन बहुत कम थे, यानी संगठन तो बने थे लेकिन कम थे।
क्रांति के पूर्व रूस में एक डॉर्मेटरी में बने बंकर में सोते मजदूर, ये चित्र में ये दर्शाया गया है। वे पालियों में बारी बारी से सोते थे और परिवार को साथ नहीं रख सकते थे। इन विभेदों के बावजूद जब किसी को नौकरी से निकाल दिया जाता था या उन्हें मालिकों से कोई शिकायत होती थी तो मजदूर एकजुट होकर हड़ताल कर देते थे। 1896 से 1897 के बीच कपड़ा उद्योग में और 1902 में धातु उद्योग में ऐसी हड़तालें काफ़ी संख्या में आयोजित की गई थी, यानी हड़तालें भी होने लगी थी। देहात की ज़्यादातर ज़मीन पर किसान खेती करते थे, यानी गांव की ज़मीन पर, लेकिन विशाल संपत्तियों पर सामंतों और राजशाही और ऑर्थोडॉक्स चर्च का कब्जा था। मजदूरों की तरह किसान भी बटे हुए थे, यानी जैसे मजदूर बटे हुए थे उनमें वैरायटी थी, ऐसे किसान भी बटे हुए थे। किसान बहुत धार्मिक स्वभाव के थे। इक्का दुक्का अपवादों को छोड़ दिया जाए तो वे सामंतों और नवाबों का बिल्कुल सम्मान नहीं करते थे। नवाबों और सामंतों को जो सत्ता और हैसियत मिली हुई थी वह लोकप्रियता की वजह से नहीं बल्कि जार के प्रति उनकी निष्ठा और सेवाओं के बदले में मिली थी। यहाँ की स्थिति फ्रांस जैसी नहीं थी, यानी यहाँ की स्थिति अलग थी। मिसाल के तौर पर फ्रांसीसी क्रांति के दौरान ब्रिटनी के किसान न केवल नवाबों का सम्मान करते थे बल्कि उन्होंने नवाबों को बचाने के लिए बाकायदा लड़ाइयाँ भी लड़ीं। इसके विपरीत रूस के किसान चाहते थे कि नवाबों की ज़मीन छीनकर किसानों के बीच बांट दी जाए। बहुधा वह लगान भी नहीं चुकाते थे। कई जगह तो जमींदारों की हत्या भी की जा चुकी थी। 1902 में दक्षिणी रूस में ऐसी घटनाएं ऐसे बड़े पैमाने पर घटी। 1905 में तो पूरे रूस में ही ऐसी घटनाएं घटी। रूसी किसान यूरोप के बाकी किसानों के मुकाबले एक और लिहाज से भी भिन्न थे। कौन सी बात से भिन्न थे? यहाँ के किसान समय समय पर सारी ज़मीन को अपने कम्यून यानी मीर को सौंप देते थे और फिर कम्यून ही प्रत्येक परिवार की ज़रूरत के हिसाब से किसानों को ज़मीन बांटता था। उस समय के समाजवादी कार्यकर्ता अलेक्जेंडर सल्यापनिकोव के वक्तव्य से पता चलता है कि बैठकें कैसे आयोजित की जाती, यानी जो बैठकें होती थी वो कैसे आयोजित की जाती थी। एक एक कारखाने और दुकान में जाकर प्रचार किया जाता था। अध्ययन चक्र भी चलाए जाते थे, यानी किताबें भी रहती थी जिनको पढ़ करके उन्हें समझाया जाता था। संबंधित मामलों पर कानूनी बैठकें भी बुलाई जाती थी, लेकिन इस गतिविधि को मजदूर वर्ग की मुक्ति से व्यापक संघर्ष में बड़ी निपुणता से पिरो दिया जाता था। गैर कानूनी बैठकें ज़रूरत के वक्त फ़ौरन आयोजित कर ली जाती थी, लेकिन लंच के दौरान शाम को फाटक के बाहर यार्ड में या कई मंजिला इमारतों की सीढ़ियों में व्यवस्थित ढंग से बैठकें आयोजित की जाती थी और सबसे जागरूक मजदूर दरवाजे के पास प्लग का काम संभालते थे और मुहाने पर पूरी भीड़ इकट्ठा हो जाती थी। वहाँ सबके सामने एक आंदोलनकारी खड़ा होता था। मालिक टेलीफोन पर पुलिस को इस बारे में जानकारी देते थे, लेकिन जब तक पुलिस पहुँचती थी तब तक भाषण पूरे हो चुके होते थे और ज़रूरी फैसले लिए जा चुके होते थे। तो इस तरह से वहाँ पर संघर्ष की व्यवस्थाएं थी। बच्चों, आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।